क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में लेकर जा रही हूँ जहाँ एक औरत है जो बहुत ही बेबस है। इस औरत की मदद करने के बजाय ये लोग अपने मन में उसके लिए गंदे मंसूबे पाल रहे थे। जन्नत, अरे चौकस माल है, चौकस। वहाँ क्या महफिल जमा के बैठे हो, देख नहीं रहे टेम्पो? बाहर से आए लोग हैं, गांव की बदनामी करवाओगे क्या? काका, अजी लाइए मुझे। नहीं नहीं काका, राम राम। राम राम। हाँ? काका, मैं मदन लाल जी का बेटा भूपेंद्र। भूपेंद्र, तुम? अरे भाई, मैंने तो सचमुच नहीं तुम्हें पहचाना, कितने बदल गए हो। काका, आजकल तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। हाँ। अब मैं गांव में ही रहूंगा। हवा पानी बदलेगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ। काका, अगर कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। भाई, यहाँ के काका नहीं है हम, सरपंच हैं। अब तुम इसी गांव के हैं तो तुम्हारे लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा ना। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, बेहिचक बता देना मुझको। हैं? काका, आपने इतना बोल दिया, यही बहुत है। मेरा मतलब है सरपंच जी। अरे 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 अरे, सुखी रहो। काका बहुत अच्छे इंसान है, अब तो सरपंच भी बन गए। तुम देखना, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो। आ जाओ आ जाओ बिटिया, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। अरे चाचा जी, रहने दीजिए, दिक्कत होगी आपको। बहुत सारा सामान है और भारी भी, हम ले आएंगे। अरे दिक्कत कैसी बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। हाँ बिटिया, इसमें दिक्कत की क्या बात है? ऐसे भी बुढ़ापे में कल पुर्जे चलते रहने चाहिए। ले आएंगे वो सामान, तुम आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। अरे कल पुर्जे तो मशीन के भी टूट जाए, लेकिन देखो हम ले आए, और आजकल के जवान लड़के लोग 2 बैग में खटिया पकड़ लेंगे। अरे बेटा, बीमार तो तुम भी लग रहे हो, हैं? और हफ्ता 10 दिन के लिए ये पूरी गृहस्थी उठा लाए। चाचा जी, अब क्या कहे आपसे, इनकी तबीयत जैसे ही खराब हुई, शहर में हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो हमने सोचा कि अब हम यहीं रहेंगे और यहीं इनका इलाज भी करवाएंगे। अच्छा,
अरे इतनी दूर से चलकर आए हैं, भाग्यवान, कुछ चाय पानी तो पिलाओगी या ऐसे ही? हाँ। आओ बेटा, बैठो बैठो बेटी, बैठो। लो आगे हमारी छाती पर मूंग तलने, घर की चौकीदारी करें हम और हक जमाने आगे ये लोग। अरे सुनो जी, इनको इनका कमरा दिखा दो, चाय पानी तो होता रहेगा बाद में। अरे इतनी दूर से आए हाँ हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आराम कर लेंगे। चलो बेटा चलो, अंदर कमरे में चलो। भूपिंदर जी, चाची जी। हाँ क्या? चाची जी, भूपिंदर जी नहीं मिल रहे। कहाँ है वो? मुझे क्या पता कहाँ है, जाके देखो गांव में कहीं होगा। भूपिंदर जी, 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 देखिए ना सरपंच जी, कैसी हालत हो गई है बेचारी की। बेचारी बहुत अकेली पड़ गई है सरपंच जी, अब आप ही कुछ कीजिए। बहुत छोटी उम्र में मर गया बेचारा, लेकिन ऊपर वाले के सामने किसकी चली है? जिंदगी और मौत तो उसी के हाथ में है ना। तुम अकेली जरूर हो लेकिन बेसहारा नहीं हो। गांव का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है कि भैया सरपंच जी के होते हुए कोई अकेला नहीं है।
हम तुमसे वादा करते हैं सुनहरी, जो कुछ हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। विधवा पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ा तो हम जाएंगे तुम्हारी खातिर, पक्का जाएंगे, तुम्हें पेंशन दिलवा कर ही रहेंगे। अरे पति तो चला गया, मगर अपने गांव की मिट्टी में ये गुलाब छोड़ गया। क्या खुशबू है यार इसकी। अरे इस गुलदस्ते के माली तो हम ही बनेंगे, क्या कहते हो? सही बात कहे पिंटू। इससे पहले कि और भंवरे इस गुलदस्ते पर मंडराए, चलिए थोड़ा आनंद हम भी उठा लें। अरे नेकी और पूछ पूछ फौरन चलिए। चलिए। अरे 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 लाइए भाभी जी लाइए, आपका बोझ हल्का किए देते हैं। और वैसे भी गांव वालों की तो जिम्मेदारी होती है। नहीं नहीं, अरे आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूंगी। अरे क्या बात कर रहे भाभी जी, इसमें तो ये तुम्हारा हक भी है और फर्ज भी। और एक कष्ट की बात, ये सब करने में तो हमें आनंद मिलता है। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ। अरे ओ पिंटू पिंटू, ज्यादा होशियार हो रहे हो क्या? लगता है पिछली बार का पिटाई भूल गए हो। कोई बात नहीं, इस बार एक झापड़ में ना तुम्हारा सारा मजनूगिरी निकल जाएगा, समझे? चलो भागो। जी नमस्ते, माई सेल्फ पंकज यादव, रोजगार सेवक, रोजगार योजना का कर्मचारी, इसी गांव से और यहीं रहते भी हैं। वैसे इन लफंगों की बातों का बुरा मत मानिएगा, और आइंदा अगर ये परेशान करे तो बेझिझक हमें बताइए। एक मिनट, तुम वो भूपेंद्र की औरत हो ना? हाँ। बड़ा दुख हुआ भूपेंद्र का सुन के। अभी थोड़े दिन पहले ही सरपंच जी उसके काम के लिए कहे थे हमको। खैर, अभी तो तुम्हारे वो विधवा पेंशन वाले काम के लिए कहे हमसे। अच्छा, वो पेंशन वाला काम हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, सरकारी काम है, अभी बात शुरू हुई है, काम होने में थोड़ा समय लगेगा। मगर घबराओ मत, सरपंच जी खुद कहे तुम्हारा काम करवाने, जल्दी सचिव जी से मिलके कार्रवाई चला दी जाएगी, चिंता मत करो। जी ठीक है। तुम्हें कहीं छोड़ दे? धन्यवाद, मैं चली जाऊंगी। भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया रोजगार सेवक। आइए आइए, गांव वालों को रोजगार दिलाने वाले रोजगार बाबू, कैसे आना हुआ? क्या बात कर रहे हैं सरकार, हम तो सेवक लोग हैं, सेवा करने आए हैं। वैसे आपको याद दिलाने आए थे कि कोयले में हीरा पड़ा पड़ा खाक छान रहा है, कितने दिन और धूल टेढ़ने देंगे? आपका आदेश हो तो मुंह मीठा करने का उपाय ढूंढा जाए। बेबस इंसान जब तक खुद चलकर तुम्हारे पास ना आए तब तक वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। और आपका हिसाब तो काफी सीधा ही है सरपंच जी। चल 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 जल्दी कर, आजा। सुनो, नजर जमाए रखना और कोई भी आए तो बताना, समझे? हाँ ठीक है ठीक है। शर्म कहीं का ना, खुद का तो कोई इज्जत नहीं, घर की बहू बेटी को भी नहीं छोड़ते, बेहया बेशरम। साली तो मार मार के भुट्टा निकाल देंगे।
भी खाली है। चाची जी, दरवाजा खोलिए। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। कल से कुछ नहीं खाया हमने। थोड़ा चावल दे दीजिए। यहाँ से जाने की सोचना भी मत। अरे भाग्यवान, बेचारी बच्ची भूखी है, एक मुट्ठी चावल दे दो, तुम्हें दुआएं देगी। हाय हाय, बड़ा तरस आ रहा है ना उसके ऊपर तुम्हें। मुंह मत खुलवाओ मेरा। देख चुके हैं हम तुम्हारी सारी करतूतें अपनी आंखों से। हम तुमसे वादा करते हैं सुनहरी, जो कुछ हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। काका बहुत अच्छे इंसान है, तो सरपंच भी बन गए। तुम देखना, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। चिंता मत करो, हैं? ठीक है, जाओ जाओ। सरपंच जी। अरे सरपंच जी, क्या हो गया? सरपंच जी हमारी मदद कीजिए। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है और अब तो लग रहा है कि सर पर छत भी नहीं रहेगी। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। लाखा जी, इनको कुछ खाने को दो, खुद खाएगी तभी तो अपनी औलाद को कुछ दे पाएगी। बैठो यहाँ पे, हैं? मैं कुछ जरूरी काम पे जाता हूँ, अभी मिलता हूँ। तुम्हारी पेंशन के लिए राशन कार्ड और बाकी कागजात भी बनाने पड़ेंगे। अब सरपंच जी का हुक्म है तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक पेच अभी भी फंसा हुआ है। क्या? पहले भी कहे थे तुमसे, ये सब सरकारी काम है। अब माना कि सरपंच जी का हाथ है तुम्हारे सर पर, लेकिन वो तो हम जानते हैं ना, सरकारी लोग थोड़ी ना जानते हैं। और सरकारी लोग इतनी आसानी से तो काम नहीं करते। तो फिर काम कैसे होगा? बच्ची तो होनी, तो जानती तो होगी सरकारी काम कैसे होता है। समय और पैसा दोनों लगता है, नीचे से लेके ऊपर तक सबके हाथ गर्म करने पड़ते, तब जाके कागज या फाइल आगे बढ़ती है। बिना लेन देन यहाँ कोई काम नहीं होता। तुम्हारे पास कुछ है? क्या दोगी रिश्वत के नाम पे? जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अरे आप बैठिए बैठिए बैठिए। सरपंच जी आएंगे, जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। मैं वो कागजात वगैरह के बारे में पता करता हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, ठीक है? सरपंच जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू अभी तक गई नहीं? अरे काम काज नहीं करेगी तो पैसे कहाँ से कमाएगी तू? मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तो ये योजना का सोचा। अब पैसे लाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को। मुझे लगता है इसका हल मैं ही निकाल सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम आओ मेरे साथ। ए लाखन, जरा बच्चे को पकड़ो, दे दो। अरे माना करो, दे दो भाई, 2 मिनट बच्चा दे दो। आ जाओ। सुनहरी, एक खास बात करनी थी तुमसे। लोगों के सामने करता तो वो तुम्हारा नाजायज फायदा उठाते हैं। क्या? ये बताओ कि रुपया पैसा तो है ना तुम्हारे पास? नहीं सरपंच जी, जो कुछ भी था वो उनकी दवाई और क्रियाक्रम में खत्म हो गया। अब तो मेरे पास 2 दाने खरीदने तक के पैसे नहीं। अरे 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 अरे, ऊपर से वो छोटा सा बच्चा, और काम भी नहीं करोगी तो पैसा कैसे कमाओगी?
काम करते हैं, तुम्हारा सारा खर्चा हम उठा लेंगे। सरपंच जी, सरपंच जी बहुत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो दुनिया की रीत है ना, लेन देन से ही दुनिया चलती है। अब हम ही सारा खर्चा करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो हम कंगाल हो जाएंगे, है कि नहीं? तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करने के बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, समझ रही हो ना? सरपंच जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वो सरपंच जी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। नेरी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। सरपंच जी को मैं क्या, पूरा गांव अच्छे से जानता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं अभी थाने जाऊंगी और वहां जाके शिकायत करूंगी, तब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे सुनेरी, सुनो तो। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। समझ रही हो ना? सरपंच जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अरे लज्जा आ गई, शर्मा गई? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हम तुम्हारे लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम करना है? उसमें भी नखरे करोगी तो फिर कैसे चलेगा? आओ अंदर चलते हैं। मुझे हाथ मत लगाना। वो सरपंच जी ने मेरे साथ। तुम यहाँ? वो सरपंच जी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। किसी के उपकार को ऐसा कहोगी तो कोई क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? थोड़ा सोच समझ के कहो। मैं सच कह रही हूँ पंकज जी, उन्होंने धोखे से मुझे कमरे में बुलाकर मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। नेरी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। सरपंच जी को मैं क्या, पूरा गांव अच्छे से जानता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। और सुनो, मुझसे ये बात कही है, किसी और से मत कहना, वरना लोग उल्टे तुम पे उंगली उठाएंगे। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं अभी थाने जाऊंगी और वहां जाके शिकायत करूंगी, तब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे सुनेरी, सुनो तो। हेलो सरपंच जी। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, पूरा गांव आपकी इज्जत करता है। चाय पीजिए। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन हो? जा रहे हैं हम, रास्ता भटक गए थे। अजीब लोग हैं, रास्ता भटक के सीधा यहीं आते हैं। आप चाय पीजिए। चाची जी, ये आपने क्या किया? मेरा सारा सामान आपने बाहर रख दिया। बहुरानी, इतना स्वांग भी अच्छा नहीं है। अरे रात रंगीन और दिन सादे। क्या कर रही तुम? क्या कर रही हो वैसे? आप चुप करिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। कहाँ जाएगी बेचारी? अब कहीं भी जाए, मुझे क्या मतलब है? ये शरीफों का गांव है, यहाँ ये रात की रंगलियां नहीं चलती हैं। चाची जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाय, बड़ी शरीफ बन रही है। हाँ? अगर चोर ही चोर की गवाही देगा तो सजा किसे मिलेगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज पैदा हुई हूँ? मैं तुम्हारा ये खेल नहीं जानती। भगवान के लिए अब इस बुढ़ापे में हमारा मुंह मत काला करवाओ और दफा हो जाए यहाँ से। चाची जी मेरी बात सुनिए, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरे पास बस ये घर ही तो है, मेरा और मेरे मुन्ने का।
आप लोगों के सिवा तो और कोई नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ जाओगी, पर दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे होते हुए हमारे गांव में एक अबला नारी के साथ अन्याय। तुम्हारी बहू है ना ये, तो इसे घर के अंदर होना चाहिए ना। ये तो घर चली जाएगी, लेकिन तुम भी जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी। नहीं सरकार, आपको गलतफहमी हुई है। 10 मिनट के अंदर ये अंदर होनी चाहिए। हम किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। देखो सुनहरी, अगर मैं इंसान की जिंदगी बना सकता हूं तो मिटा भी सकता हूं। फिर अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ है, कैसे जिंदगी गुजारोगी? देखो गरज तुम्हारी है, मेरी नहीं। हाँ, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। लेके जाओ अपनी बहू को अंदर। तुम ऐसे घर से चली आई? बाद में लगा कि जो तुम सरपंच जी के बारे में कह रही थी शायद वो सच हो। मानने को तो दिल नहीं करता, लेकिन सच किसे बता। खैर, सरपंच जी से नहीं बनी, कोई बात नहीं। मैं खुद तुम्हें सचिव जी के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। और सरपंच जी, उनके बिना काम हो जाएगा? पहले सचिव जी से मिल लेते हैं, मिलने के बाद पता भी चल जाएगा। और हाँ, बच्चे को चाचा के पास छोड़ दो, पता नहीं वहां कितना टाइम लगे। मुझे कहाँ लेके आए? ये तो कोई गोदाम लग रहा है। अरे चलो बता दे अंदर। बड़ी अकड़ है ना तुम्हारे अंदर, आज वो सारी अकड़ उतार देंगे। कोई है? जो इज्जत की पूड़ियां बांधे घूम रही थी ना, वो तो खुल गई। अब मान लो इतनी सी बात है, इतनी सी सेवा करनी है, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। चली जाओ सरपंच जी के पास। आखिर क्या करोगी तुम, कोई देखने वाला भी नहीं है। चली जाओ। रख ले, दाम नहीं दे रहा हूं, खुशी से दे रहा हूं। और हाँ, ऐसे ही आती रहना है।
तेरे बॉस से काम करवा दूंगा मैं। हो गया, रख दो। मगर ये कागजात अभी सिर्फ कागज ही हैं, इसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि ये अवैध है। अवैध है मतलब जाली है? नहीं, वैध ये तब बनेंगे जब सचिव जी इस पर सरकारी मोहर लगाएंगे। इसका मतलब है वो बताएंगे कि वो तुम्हारे पति भूपेंद्र को जानते थे। तुम जब विधवा हुई थी तब भी वो तुम्हें जानते थे। एक हिसाब से वो तुम्हारी गारंटी दे रहे हैं। क्यों भाई? अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पति भूपेंद्र तक को नहीं जानते थे। लेकिन मैं तो इसी गांव से हूँ। अरे तुम्हें पहले भी समझाया था, सरकारी काम में बिना लेन देन के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सचिव साहब ऐसा क्यों करेंगे? और वो तो बहुत सख्त आदमी है, बिना पैसे के तो वो कुर्सी से भी नहीं उठते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? और बड़ी मुश्किल से मैंने सचिव जी को राजी किया है और वो मान भी गए हैं तुम्हारा काम करने के लिए। बस अब तुम उसे खुश कर दो, वो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा मैंने किया, मजबूरी थी, लेकिन अब ये सब कुछ मुझे नहीं करना। मैं ऐसी औरत नहीं हूं, मैं ये सब नहीं कर सकती। नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे या पेंशन। पेंशन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो गुजारा कैसे करेगी तू? अपना पेट पालना है, अपने बच्चे का पेट पालना है। एक तो हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमें ही नजरें दिखा दी हो। जाओ अंदर जाओ, सचिव जी अंदर ही बैठे हुए हैं। तू क्या कर रहा है भाई? लेके जाना है इसको अंदर।
बल्कि सिर्फ उसका शोषण हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने सिर्फ सुनहरी को ही नहीं बल्कि सबको चौंका दिया। सब सही है ना? नॉर्मल है ना रिपोर्ट? क्या हो गया, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। इसमें आपका HIV पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव? पॉजिटिव मतलब ठीक ही होता होगा। अरे नहीं भैया जी, पॉजिटिव मीन्स आपको संक्रमण हो गया है। अब डॉक्टर साहब आएंगे वो भी यही कहेंगे कि आपका HIV पॉजिटिव आया है। क्या? अबे झोला छाप कंपाउंडर, बकवास मत कर। तो डॉक्टर नहीं है जो रिपोर्ट पढ़ के बता रहा है। क्या पढ़ाई की है इस नौकरी के लिए? कुछ आता भी है? देखिए भैया जी, ये बात सच है कि नौकरी हमें हमारे चाचा जी लगवाए हैं। चाचा जी विधायक है हमारे, पर आता हमें सब है। आपको शौक लगा है ना, इसीलिए आप बहाना बना रहे हैं। शौक हमको नहीं, तुमको जरूर लगवाएंगे। इस बकवास रिपोर्ट पे हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है। शहर जाके टेस्ट कराएंगे। हेलो सरपंच जी। हाँ पंकज बोलो। सरपंच जी गजब कांड हो गया है, एकदम इमरजेंसी है, समझिए। डॉक्टर रिपोर्ट कल तक आएगी। सचिव जी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने ही मुझे बताया है। बस अब तुम तो ये दुआ मांगो कि हम लोगों को वो रोग ना हो। आपका शक सही था, वो लड़की HIV पॉजिटिव है। सरपंच जी, जब उसकी लाठी पड़ती है ना, तब आवाज नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है। तुम लोगों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मुझे बेबस करके दिल नोचा। मेरी मदद करने के बजाय मेरा शोषण किया, लेकिन मेरे हाय से बच नहीं पाए। अब तुम लोग भी उसी तरह तड़पते रहोगे जैसे मैं तड़पी थी। मेरा पति मर गया और मुझे एक जिंदा लाश बना दिया गया। लेकिन सरपंच जी, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका वो होता है। और अब उन्होंने आप सबको भी एक जिंदा लाश बना दिया। अब आप सब लोगों की सच्चाई सामने आकर रहेगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। देखिए, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप हमें बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? कौन है वो लोग? सरपंच जी, कोई तो चक्कर चलाना पड़ेगा। उस सुनहरी ने पुलिस को सब बक दिया है। पुलिस कभी भी मुझे धर लेगी। डरती है तो धर ले, मुझे क्या लेना देना। इतने नीच काम किए हैं तूने, हैं? दलाल कहेगा निकल।
अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं आप, बिल्कुल सही टाइम पे। देखो इसे मैंने पकड़ के रखा है, ले जाओ। इसने बड़े नीच काम किए हैं इसने गांव में। इस खोखली शराफत का स्वांग अब और नहीं चलेगा। आपकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सचित भी तो पहले से जेल में है, अब आप और इसकी पंकज की दोनों की बारी है। ले चलो दोनों को। देखिए, चलिए। जानता ना मैं सरपंच हूँ। जाती है सुनहरी के ब्लड। इस जादुई तेल को लगाकर काकी के पैरों में क्या आ जाएगी? ताकत। और ताकत से काकी कैसे दौड़ेगी? घोड़े जैसी। अपनी मोटी बहन का इतना ख्याल रखती हो, कभी हमारी भी सेवा कर दो। अरे चाय की बात कर रहा हूँ, चाय मिलेगी या नहीं आज? हाँ हाँ अभी लाई मोटा भाई। केर बेटा यहाँ बेसो। दिन भर तुझे कितना काम करना पड़ता है आरती। इन पैरों में अगर जान होती तो आज मैं भी तेरा हाथ बटाती। अब ये भी मेरी आशाओं की तरह बेजान हो चुके हैं। क्या मोटे बहन, आप भी जब तक इंसान की सांस चलती है तब तक आशाएं भी जिंदा रखनी चाहिए। एक दिन आप जरूर ठीक हो जाएंगी, आरती का वादा है। क्यों मम्मी जी? तू बोल रही है तो जरूर ऐसा ही होगा। जब से तू इस घर में आई है ना, सबकी आशाएं पूरी कर रही है। तेरे कदम घर में पड़ते ही मेरे बेटे की तरक्की हो गई, हम सब नए घर में आ गए। तू मेरी बेटी जैसी है। नहीं, मारा घरनी लक्ष्मी छे लक्ष्मी। एक बेटी नहीं मम्मी जी, आपकी दो दो बेटियां हैं। मेरी मोटी बहन को क्यों भूल जाती हैं आप? कोई बात नहीं आरती, जो लाडली होती है उसी बहू को बेटी का दर्जा मिलता है। अब इन सारी बातों की मुझे आदत हो चुकी है। क्यों मोटी बहन तुम्हें पर? अरे वो क्या भूली गई? आशा बेटा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं सब समझती हूँ। ये लो मोटा भाई। धीरज अपने बिजनेस स्टोर से वापस कब आ रहा है? इस बार छोटे के कान पकड़ूंगा और उसे समझाऊंगा कि इतनी खूबसूरत बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है। थैंक यू मोटा भाई। चल केयूर, આપણે છે ને પહેલા તારું હોમવર્ક પૂરું કરીએ। ચલ।
मम्मी जी, मैं कंचन बा को टिफिन देकर आती हूँ। बाजार से कुछ लाना है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं लाना। जय श्री कृष्णा। जय श्री वसुधा कितनी नसीब वाली है। आपकी छोटी बहू घर का तो ख्याल रखती है, लेकिन सबके लिए प्रेम और दया भाव रखती है। आ भी गई बेटा? वाह, पहचान लिया। तू तो हमारी वाली। बा कैसी हो? तू है तो जिंदा हूँ बेटा। वाह, ऐसी बात मत करो। देखना, एक दिन आपका बेटा आएगा, आपसे माफी मांगेगा और आपका बहुत ध्यान रखेगा। हाँ। अब बा, आंखें टीपे खत्म हो गए थे, नया लेकर आई हूँ। आज जमवान हुई मुँह क्यों छे? आप खाना खा लेना, मैं ऊपर का कमरा साफ करके आती हूँ। सूरज, तुम भी ना। कुछ मत बोलना। आज पूरे 6 महीने हो गए हमें मिले। तुमने एक रॉन्ग नंबर डायल किया, हमारी दोस्ती हुई और आज। पर आरती, तुम्हें डिसाइड तो करना ही होगा ना कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपने पति धीरज के साथ। प्लीज ऐसा मत कहो ना, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आरती, तुम नहीं जानती हो, मुझे रातों को नींद नहीं आती है ये सोचकर कि तुम और धीरज एक साथ होते हो। मैं ये नहीं सह सकता कि मेरे सिवा तुम्हें कोई और भी छुए। अरे वो तो हमेशा बिजनेस टूर पर बाहर रहते हैं। मेरा यकीन करो, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ, सच।
नितिन आगे, मुझे जाना होगा। और हाँ, जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए हाँ नहीं कहती ना, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। चल 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 चल। मोटा भाई आप? अरे वाह, तुम तो इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखिए आप मेरे कमरे से बाहर जाओ वरना फिर। तुम तो फालतू गुस्सा कर रही हो। मैं तो तुमसे कहना आया था कि धीरज की गैर मौजूदगी में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह लेना। आप जाइए मोटा भाई वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। अरे मेरा बेटा क्यों? लो मुझे दीजिए। अच्छी हूँ। पापा अब मेरे लिए क्या लाए? जब से तेरी बिजनेस में तरक्की हुई है हमारी तो ऐश है। हाँ, मैं ये सब आपके लिए तो कर रहा हूँ। देखिएगा 5 साल के अंदर मैं अपने बिजनेस को कहां से कहां लेकर जाऊंगा। सही कहा मम्मी जी ने। आज अगर धीरज भाई नहीं होते तो हम लोग आज रास्ते पर होते। अब से तो इस घर में किसी का कोई उम्मीद ही नहीं है और होगी भी क्यों। और मैं एक बात आपसे ना साफ साफ बोल देती हूँ, आप अपनी हरकतों पर काबू रखिए। वो आपके छोटे भाई की बीवी है, आप अपनी नहीं तो इस घर की इज्जत के बारे में तो सोचिए। बस बंद कर। तेरे पैरों के साथ साथ तेरा दिमाग भी अपाहिज हो गया है। तेरे पैर तो चलते नहीं लेकिन जबान तर तर चलती है। अपनी जबान पर काबू रख। आखिरी बार समझा रहा हूं मैं। अपाहिज अपाहिज अपाहिज, हाँ मैं हूँ अपाहिज। और आज अगर मेरी जगह वो आरती होती तो धीरज भाई क्यों आरती के साथ भी ऐसे व्यवहार करते? बताइए। तेरी सोच है ना गिर चुकी है। तू आरती से जलती है इसलिए सारे इल्जाम दूसरों पे लगाती है। आरती ने इस घर को चिराग दिया है। आरती तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, बस यही सोच के तू दिन भर जलती रहती है। बस बस चुप रहिए। मुझे भी जलन हो रही है ये सोच के कि इस वक्त आरती और धीरज के रूम में कितनी रौनक होगी और इस कमरे में मनुष्यत के अलावा कुछ भी नहीं। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। आरती, क्या ये सब? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तुम यहीं रहोगे मेरे पास। अच्छा, तो फिर ऑफिस में काम कौन करेगा? तुम्हें पता है ये ट्रिप मेरे लिए कितनी सक्सेसफुल रही है?
3 नए ऑर्डर मिले मुझे, वो भी 10 करोड़ के। काम की बातों का टाइम खत्म, अब मेरा टाइम शुरू। अब आपका सारा ध्यान बस मुझ पर होना चाहिए। 1 मिनट रुको, आता हूं। अब से सारा ध्यान मेरी बीवी पर ही रहेगा। मेरी खूबसूरत सी बीवी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। आरती अब तक क्या हो, नींद आ रही है, सो जाता हूँ। कब से वेट कर रहा हूँ यार, वो आ गया तो भूल गई मुझे। जलन हो रही है? क्या हुआ होगा हमारे बीच? अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, वो तो खा पी के कब से सो गया। क्या कर रही हो वो वहीं पे, और तुम मुझसे फोन पे बात कर रही हो? हाँ, खराटे ले रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ आराम से प्यार वाली बातें कर सकती। आ गई है बेटा? हाँ बा, ये खाने का रख रहे, मैं जरा ऊपर होकर आती हूँ। अरे मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ हो। चलो जल्दी, मेरे पास टाइम बहुत कम है। बस अब मैं कोई बाजार से खरीदा हुआ खिलौना नहीं हूं तुम्हारा कि जब चाह खेल लिया और जब चाह फेंक दिया। मैं प्यार करता हूं तुमसे आरती, और जब तक तुम मेरे पास हमेशा के लिए नहीं आती ना, तब तक मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। बहू, आ जाने में देर कर दी। एक काम कीजिए, आप लोग मुझे घर के अंदर ही बंद कर दीजिए। सारा दिन घर में काम करती रहूंगी, अगर बाहर जाऊंगी नहीं तो देर से आऊंगी भी नहीं। ऐसा क्या हो गया माँ? कुछ दिनों से अजीब से बिहेव कर रही है। मेरी ही गलती थी, आते ही सवाल नहीं करना था। अकेली सारा काम करती है बेचारी, थक जाती होगी। आरती, आज मैं शाम को घर जल्दी वापस आ जाऊंगा। पूछोगे नहीं क्यों? क्या फर्क पड़ता है? अरे बाबा, आज शाम को कांति भाई के यहाँ पार्टी पर जाना है और उन्होंने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है, तो तुम्हें भी साथ चलना होगा। पता है, उन्होंने तुम्हारी फोटो मेरे साथ देखी थी, तब से फैन हो गया तुम्हारे। तुम्हें अपनी कंपनी का मॉडल बनाना चाहते हैं वो।
आरती, उनसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है मुझे, तो उन्हें नाराज नहीं कर सकते ना। धीरज, तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरकीब बताऊं? हाँ प्लीज बताओ ना। कांति भाई से पूछो कि अगर मैं उनके साथ बिताऊं तो कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देंगे तुम्हें। आरती, छोटे छोटे, मैंने कहा था मुझे तुमसे नहीं मिलना है, पर मुझे तुमसे मिले बिना रहा भी नहीं जाता। मगर तुम समझते क्यों नहीं सूरज, मुझे केयूर की वजह से उस घर में रहना पड़ रहा है। तुम तो मेरी हालत समझो प्लीज। क्या कर रही हो? हमारे घर के पास है हम। हाँ तो घर वाले कोई घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और अब मुझे किसी की फिक्र नहीं। मैडम जी, ये मिला सर। सुसाइड नोट पढ़ो। मेरी मौत का कारण मैं खुद हूँ, आशा है दूसरी दुनिया इससे बेहतर होगी। बस। यस सर। मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया तूने? मैंने तुझे अपनी बहू नहीं बेटी माना था। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। हर्षा जी, घर में ये सब कुछ जब हुआ तो आप अकेली थी, घर के बाकी लोग कहाँ थे? मैं अपने कमरे में थी और आरती कियूर को सुना के रोज की तरह मेरे कमरे में आई और मुझे बेड पे लेटाकर चली गई। धीरज भाई अपने काम पर थे, मेरे पति और मम्मी जी पास वाले गांव में गए थे रिश्तेदार से मिलने। तेरी बस आग लगने वाली थी कि अचानक से मुझे आरती की चीखने की आवाज आई और मैं उसके पास जाना चाहती थी, भाग के, लेकिन नहीं जा पाई। धीरज, क्या लगता है आपको आपकी बीवी आरती ने सुसाइड क्यों किया होगा? आई डोंट नो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। केतकी? यस सर। पहली नजर में तो ये केस सुसाइड का ही लग रहा है। तुम एक काम करो, इस केस के सारे पेपर्स रेडी करो। जी सर।
अबे ये मैं क्या सुन रहा हूँ आरती ने? अबे अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जानता है क्या होगा? बोला था तुझे, मत पड़ इन सब चक्करों में। आज तेरी वजह से आरती ने, साले शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहते हुए भी। खुदकुशी नहीं की आरती ने। एक मिनट, कौन है आप लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? भाई हूँ मैं आरती का। और मैं माँ उसकी। और मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? मैं इतना यकीन से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आरती का वॉइस नोट है। धवन, मुझे माफ कर देना। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से, रोज रोज के इस परेशानी से। अब मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब इस घर में मैं एक और पल भी सांस नहीं ले सकती। मुझे माफ कर देना और केयूर का ख्याल रखना। जाओ बेटा, तुम बाहर जाओ। अब बताइए आप लोग आरती को क्यों परेशान करते थे? ये झूठ है। आरती हमारे साथ बहुत ही खुश थी। हाँ, मेरी उम्र की वजह से और बड़ी बहू अपाहिज है, इसलिए उस पर काम का बोझ जरा ज्यादा था, लेकिन वो खुशी खुशी काम करती थी। हमने उसके मैके वालों से कभी कोई मांग नहीं की, फिर वो क्यों परेशान थी? पूछिए ना उसकी माँ से, यही है, पूछिए ना। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आपकी बेटी ससुराल में खुश थी? उसे कोई परेशानी नहीं थी? नहीं। क्या उसकी सास उसे तंग करती थी? नहीं। तो फिर पति? नहीं। तो फिर क्या परेशानी थी उसे? ये क्या कह रही है तू? ठीक से बता, ये हुआ क्या है? आरती, तुम ही दूर जाती हो, तुम समझते क्यों नहीं? धीरज को कितना काम रहता है, थक जाता। बेटा, अपने घर की सुख शांति बनाए रखने का काम औरत का होता है, तो इस मामले को यहीं पे दबा दे, इसी में ही तेरी भलाई है। हरामखोर! तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छूने की? मैं तुझे लेकिन ऐसे छोड़ दो मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, ये गलत इल्जाम लगा रहे मुझ पर। इनके पास कोई सबूत है क्या? सबूत हम इकट्ठा करेंगे मिस्टर रुपेश। और हाँ, आप सब लोग हमारी परमिशन के बगैर ये शहर छोड़ के मत जाना, समझे? मुझे समझ नहीं आता कि कोई आत्महत्या करने वाला इंसान अपने ऊपर इतना सारा केरोसिन कैसे डाल सकता है कि उसकी पूरी बॉडी जल जाए। तुम एक काम करो, तुम इस परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो, हो ना हो इस केस में कोई दूसरा एंगल भी है। कैसा? सर, अभी भी बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। आरती मेहता केस में एक नया एंगल मिला है। क्या? आरती के हस्बैंड धीरज ने आरती के नाम पे अलग से 2 करोड़ की पॉलिसी ली है। वाह मिस्टर धीरज, इतने कम टाइम में काफी तरक्की कर लिया, काफी मेहनत और काफी प्लानिंग लगी होगी ना? सर प्लीज, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए और जल्दी कहिए, मेरे पास और भी काम। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये वही 2 करोड़ की पॉलिसी है ना जो आपने अपनी बीवी के नाम करी, और जैसे ही पॉलिसी की बेनिफिट की डेट मैच्योर हो जाती है, आपकी बीवी की मौत हो जाती है। एक्सीलेंट प्लान। सर, ये सेम डेट की मेरी 2 करोड़ की पॉलिसी है, और ये 2 करोड़ की मेरे बेटे की पॉलिसी, जिसकी बेनिफिशियरी मेरी बीवी आरती है।
और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 करोड़ के लिए मैंने अपनी बीवी को मार दी। सर, अगर आपको मुझे मुजरिम ठहराना है तो आपको ठोस सबूत लाना होगा। और प्लीज सर, अगली बार कोई सवाल हो तो आप फोन कर लीजिएगा। तुम वापिस आएंगे तो मेरी बदनामी होगी सर। आपकी देवरानी के साथ आपके कैसे रिश्ते थे? आपके पति की आपके देवरानी पर बुरी नजर रहती थी, तो जाहिर आप उससे नफरत करती होंगी। कहीं आरती के प्रति आपकी इस जलन ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर तो नहीं किया? जवाब दीजिए। हाँ, मैं उससे जलती थी। मेरे हिस्से की सारी खुशियां उसे मिल रही थी, सबकी चाहती थी वो। लेकिन जितनी नफरत मैं उससे करती थी, उससे कहीं गुना मुझे उसकी जरूरत भी थी। घर वालों के लिए तो मैं जैसे एक जिंदा लाश बन गई थी। बस पूरे परिवार में वो एकलौती थी जो मेरी सेवा करती थी, देखभाल करती थी। उसे मारने का मतलब मेरे लिए जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है मैडम। लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? पिछले कुछ महीनों से आरती के स्वभाव में बहुत बदलाव आया था। वो घंटों फोन पर किसी से बात करती थी, मन ही मन मुस्कुराती थी। घर वालों से तो सीधे मुंह बात करना बंद ही कर दिया था उसने। मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया जब मैंने उसका ना नाम पता है ना ही मैंने उसे देखा है। लेकिन आज जो कुछ भी आरती के साथ हुआ है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही है। आप प्लीज उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत। सर, शक के दायरे में ये लोग हैं: आरती की जेठानी हर्षा, उसका पति रुपेश, आरती का पति धीरज, और अभी नया सस्पेक्ट आरती का प्रेमी। नया एंगल है। क्योंकि तुमने बताया था कि हर्षा ने कहा था कि उसने उसे देखा है, लेकिन उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती है। यस सर। सर, हम उस लड़के का स्केच नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि हर्षा ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। तुम एक काम करो, तुम आरती के कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से खंगालो, देखो कुछ सस्पिशियस मिलता है क्या। और एक काम करो, धीरज को पुलिस स्टेशन बुलवाओ पूछताछ के लिए। ओके सर। मिस्टर धीरज, हमें पता चला है कि आपकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। जानता हूं मैं। तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो तब भी आप वही कर दे जो आप कर रहे हैं, मुझ पर शक। तो आपने हमारा शक यकीन में बदल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता चल गया था कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है और इस बात से गुस्से में आके आपने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया? सर, अगर मुझे कत्ल करना ही होता तो मैं उस लड़के का करता, अपनी बीवी का क्यों, जो मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को संभालती थी। इसमें मेरा ही नुकसान है। सर, आप प्लीज मेरे परिवार को, मुझे इस केस से दूर ही रखें। मेरा काफी नुकसान हो रहा है, बेइज्जती हो रही, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे। सर, आप प्लीज असली गुनहगार को ढूंढिए, उसे सजा दिलाइए। मैं जा सकता हूँ प्लीज? एक मिनट, आपकी बीवी के पास कोई दूसरा फोन था? मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं। दरअसल आपकी बीवी के फोन में कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लगता है उस प्रेमी को पकड़ने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। आपने कहीं देखा उसे? सर, देखा है लेकिन ठीक से नहीं। जब देखा तो उसने हेलमेट पहना हुआ था। ठीक है, थैंक यू। केत के इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए इस प्रेमी का पता लगाना बहुत जरूरी है। सर, पर इस प्रेमी का पता कैसे लगाएंगे हम? ना ही आरती का दूसरा फोन मिला है उसके घर पर, ना ही इस प्रेमी को किसी ने देखा है। केयूर, चलो चलो अंदर चलो। अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे देख रहा है? मम्मी। मम्मी? नहीं बेटा,
यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन सूरज, अचानक ये इस्तीफा क्यों? तेरा परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा है, तुझे आगे चलकर प्रमोट भी किया जा सकता है। मुझे एक बहुत ही अच्छी ऑफर मिल रही है एंड इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ठीक है यार, जैसी तेरी मर्जी, पर दोबारा एक बार सोच लो। सोच लिया। सर, एक बहुत ही अजीब मिसिंग केस फाइल हुआ है। हमारे केस से कोई ताल्लुक? यस सर, ताल्लुक तो है, ये आपको बताएंगे। अजी सर, मैंने ही आपको फोन किया था, मैं यहाँ रोज फूल डालता हूँ, देखिए। कांस्टेबल, दरवाजा खोलो। पिछले कई दिनों से यहाँ फूल पड़े रहते थे, इसलिए आज मैंने झांक कर देखा तो कंचनबा कहीं दिखाई नहीं दी। खिड़की पूरा घर अच्छे से चेक करो। कंचनबा तो कभी घर से बाहर जाती ही नहीं थी और सारा काम आरती बहन ही करती थी। आरती? हाँ, वो उनके लिए खाना भी ला कर देती थी और घर की साफ सफाई भी कर दिया करती थी। आरती बहन के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। ठीक है सर। सर, पूरा घर देख लिया, कुछ सस्पिशियस नहीं है यहाँ पे, अजीब जरूर है इस घर में। अजीब? सर, आप आइए मेरे साथ। ये कमरा इतना साफ कैसे है? यस सर, कंचनबा तो नीचे रहती थी, फिर यहाँ कौन रहता था? और सर ये देखिए, ये मुझे यहाँ कोने में मिला। ये जरूर आरती का होगा। आरती? हाँ, आरती, क्योंकि कंचनबा की मदद करने के लिए आरती यहाँ पर आती थी। कंचनबा का ध्यान रखने आरती यहाँ आती थी? हाँ। रोहित, एक काम करो, कूद की तरह उधर जाओ। उधर कोई रास्ता है क्या? यस सर। वापस आओ। ठीक है, जाओ। क्या हुआ सर, आप इसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हम नहीं कर पाए वो कंचनबा ने कर दिया। मतलब? उस गुमनाम प्रेमी का पता हमें बता दिया। एक काम करो, हर पुलिस स्टेशन, हर नाके पर उसकी फोटो दिखाओ, जल्द से जल्द वो पकड़ा जाना चाहिए। सर, पर उसकी फोटो हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास इसकी फोटो तो है ना। हेलो पुलिस स्टेशन। तो यहाँ हैं आप लोग? हाँ, मिसेज आरती, आपने तो 3 महीने पहले सुसाइड कर लिया था ना, तो फिर यहाँ कैसे? अगर आपने 3 महीने पहले सुसाइड कर लिया था तो फिर वो लाश किसकी थी? इस जुर्म के लिए तुम दोनों को फांसी से कम कोई और सजा नहीं होगी। लेके चलो इन्हें, चलो लेके। क्या लगा था तुम दोनों को जुर्म करके कानून के हाथों से बच जाओगे? इसमें सूरज का कोई दोष नहीं है, सब कुछ मैंने किया है। इन सब के बारे में सूरज को कुछ भी नहीं पता था। पर जब सच का पता चला तो कानून की मदद करनी चाहिए थी ना।
गुनहगार का साथ देना भी गुनाह होता है। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था आरती तुमने, लेकिन 2 गलतियां कर दी। पहली गलती ये कि इमोशनल होके अपने बेटे को देखने चली गई और लोगों को ये लगा कि तुम्हारे बेटे की मानसिक हालत बिगड़ गई है। केर बेटा, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों दिखता है? दूसरी गलती ये कि तुम्हें लगा कि तुम जुर्म करके कानून के हाथों से बच जाओगे। धीरज सिर्फ घर में पैसे लेकर आते थे, उन्हें लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन एक औरत क्या चाहती है, उसके अरमान, उसकी इच्छाएं, इन सब से धीरज का कोई लेना देना नहीं था। उस दिन सबसे पहले मैंने केयूर को सुला दिया। माँ, धवन, मुझे माफ कर देना। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। अब मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब इस घर में मैं एक और पल भी सांस नहीं ले सकती। मुझे माफ कर देना और केयूर का ख्याल रखना। मुझे माफ करना कंचन बा, पर आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपकी वजह से आज मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने प्यार को पाने के लालच में तुमने एक बूढ़ी लाचार औरत को जान से मार दिया। वो बूढ़ी औरत जो तुम्हें अपनी बेटी मानती थी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस गुनाह के लिए तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा हो।